हुआ था कि N2 मॉलिक्यूल गैस पे रहता है और P4 सॉलिड पे। तो सर इसको एक बार समझा दीजिए। चलो बेटा, नाइट्रोजन जो है वो बहुत छोटा होता है और भयंकर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हर वो एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके पास टेंडेंसी होती है अब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उसके पास टेंडेंसी होती है पाई बॉन्ड भी बना लेने की। मतलब सर, मतलब ये है बेटा कि पाई बॉन्ड बनाते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। मान लो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करके इन्होंने पहला पाई बना लिया पी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और मान लेते हैं ये हो गई जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस वालों ने पी जेड के अलॉन्ग पाई बना लिया। तो अल्टीमेटली मेरा नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड हो गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और एक पाई बॉन्ड बन गया पी वाई के कारण, और एक पाई बॉन्ड बन गया पी जेड के कारण। अच्छा, तो ये जो ये कायदे से एक नाइट्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ने साइड वाइज ओवरलैप किया, इसके टू पी ने, इसके टू पी से। तो बेटा जब ऑर्बिटल क्लाउड जो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं बहुत छोटे होते हैं ना, तो न्यूक्लियस की सुनते हैं। मतलब भाई साइड वाइज ओवरलैपिंग बहुत इफेक्टिव तो होती नहीं है। अच्छा, तो सर बहुत इफेक्टिव नहीं होती, कम से कम थोड़ी बहुत तो हो जाए। बेटा थोड़ी बहुत भी तब होगी जब वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो कि मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ बहुत लोकलाइज्ड है, मतलब न्यूक्लियस की सुन रहा है। अगर ये पाई ऑर्बिटल बहुत बड़ा हो गया बेटा, तो इतना ज़्यादा डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, इतना ज़्यादा आवारा हो जाएगा कि न्यूक्लियस की सुनेगा ही नहीं, तो साइड वेज ओवरलैप इफेक्टिव नहीं कर पाएगा। इसलिए नाइट्रोजन बाकी ग्रुप मेंबर्स के कंपैरिजन में अलग प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि पी पाई फॉर्मेशन के लिए योग्यता रखता है। इस कारण से नाइट्रोजन केवल दो N2 बना के एज N2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। हेलो, इसमें दिक्कत? नो सर। बाकी के कोई भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो हैं वो पाई बॉन्ड नहीं बना पाते, सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। और इसके चक्कर में अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीएटॉमिक टेक्निकली, जैसे फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे लगभग इन लोग टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रूप में। सर डायटॉमिक क्यों नहीं? क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं बना पा रहे, ये पाई बॉन्ड इनका एफिशिएंट नहीं होता, तो ये सिग्मा बना लेते हैं। और सिग्मा बना के कितने लोग साथ में रहते हैं? 4 लोग। कितने लोग? 4। अच्छा, ये तो हो गया कि पाई ना बना पाने के कारण नाइट्रोजन केवल N2 बना पाया, लेकिन ये सब पॉलीएटॉमिक हो गए। अब नाइट्रोजन एक तो छोटा है, ऊपर से केवल दो हैं, तो मॉलिक्यूल का साइज कैसा होगा? काफ़ी छोटा। फॉस्फोरस और बाकी लोग एक तो बड़े हैं, ऊपर से टेट्राएटॉमिक है तो बड़े हैं, ऊपर से चार चार है तो और बड़ा हो गया। तो बेटा छोटा मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसा अट्रैक्शन रखेगा? एकदम निग्लेजिबल। हेलो, यस सर। बड़ा मॉलिक्यूल दूसरे बड़े मॉलिक्यूल से कैसा अट्रैक्शन रखेगा? काफ़ी स्ट्रांग। यस सर। ये अट्रैक्शन फोर्स, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो कोई चीज़ क्या फिजिकल स्टेट अक्वायर करेगी? सॉलिड। और वही अट्रैक्शन फोर्स अगर बहुत नगण्य हुआ तो क्या स्टेट अक्वायर करेगा? गैस। हेलो, यस। बोलना पड़ेगा। यस सर। तो यहाँ पे दो चीज़ों का यस सर। यहाँ पे दो चीज़ों का जवाब दे दिया मैंने, कि नाइट्रोजन डायटॉमिक क्यों है और बाकी टेट्राटॉमिक क्यों है, उसका रीज़न। और दूसरा रीज़न उसी के साथ साथ ये बात कॉम्प्लीमेंट्री है कि नाइट्रोजन एक तो छोटा, ऊपर से दो मॉलिक्यूल और छोटा। फॉस्फोरस और बाकी लोग एक तो बड़े, ऊपर से चार चार, तो मॉलिक्यूल और बड़ा। बड़ा मॉलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स रखेगा, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा इंटरमॉलिक्यूलर, तो चीज़ सॉलिड होगी। शायद समझ में आता है। और बोलो बच्चों, ये क्योंकि मैं क्लास में एक बार फिर बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि NS और NP ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाता है। होता तो है ही, क्योंकि N+L रूल से पता है हमको NS की एनर्जी कम होती है, NP की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो न्यूक्लियस के थोड़ा सा अंदर होता है NS और थोड़ा सा बाहर होता है NP। अगर मैं 2s और 2p की बात करूं तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत थोड़ा सा होता है। अच्छा बेटा, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं ना, एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सबसे नीचे वाले के लिए NS इतना अंदर आ जाएगा कि अब NP एनर्जी डिफरेंस बढ़ चुका है, मतलब दूरी बढ़ चुकी है। तो अब NS की एनर्जी इतनी घट गई और NP की एनर्जी इतनी बढ़ गई कि NS अब वैलेंस शेल कहलाने योग्य ही नहीं है।
हेलो, इसीलिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी तो बढ़ेगी, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन? जो केवल एनपी में होंगे, क्योंकि एनएस के इलेक्ट्रॉन अब नहीं दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इनर्शियल हो चुका है। एनएस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो अगर ग्रुप 15 की बात करो तो ग्रुप 15 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। लेकिन +5 का टेंडेंसी, +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट होने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप घटेगी। क्यों? क्योंकि इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2 यानी कि +3 की टेंडेंसी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने से मेटालिक नेचर तो बढ़ता है। मेटल क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं? ग्रुप 15 वाले भी इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन देंगे? वैलेंस शेल। अब एनएस के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल कहलाने योग्य नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट? कि एनएस और एनपी का एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाता है, इतना बढ़ जाता है कि नीचे वालों के लिए, एक्चुअली ये प्रोमिनेंट केवल नीचे वाले के लिए होता है। अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इनके लिए नहीं, एंटीमनी और बिस्मथ। और वो भी एंटीमनी और बिस्मथ में किसके लिए ज़्यादा लगेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट? बिस्मथ के लिए। कोई दिक्कत? It is a test of nitrate ion and its presence is confirmed by the बस formation of a बस brown रुकते ring जाओ, as रुकते जाओ बेटा, हिंदी बोलता चलता हूँ मैं। ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट आयन यानी कि NO3- आयन के डिटेक्शन टेस्ट की तरह लैब में काम किया जाता है। कभी भी किसी सॉल्ट में अगर नाइट्रेट आयन एज एन आयन मौजूद है तो वो सॉल्ट ब्राउन रिंग टेस्ट कंफर्मेशन देगा। अब ब्राउन रिंग टेस्ट है क्या? आगे पढ़ो बेटा। uh, its presence is confirmed by the formation of a brown ring at the junction of two liquids. बस रुक जाओ, The nit- रुक जाओ। नाइट्रेट आयन का कन्फर्मेशन कैसे होता है? एक टेस्ट ट्यूब में जो हम एक लिक्विड डालते हैं और उसी में जब दूसरा लिक्विड डालते हैं तो एक लिक्विड और दूसरे लिक्विड के बीच में जंक्शन में, ये होता है जंक्शन बेटा, ये वहाँ पे ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाती है। लेकिन ब्राउन रिंग फॉर्म कहाँ होती है सर? पूरी सर ब्राउन रिंग एक्चुअली एक प्रेसिपिटेट टाइप की चीज़ है। तो प्रेसिपिटेट कहाँ बनेगा बेटा? सर प्रेसिपिटेट पानी में तो तैरेगा नहीं, एक्चुअली टेस्ट ट्यूब के सरकमफरेंस में आ जाएगा। हेलो, तो टेस्ट ट्यूब जो, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब के सरकमफरेंस में गोल गोल ब्राउन रिंग बन जाएगी, उस किस लेवल पे? उस लेवल पे जहाँ पे दो लिक्विड का जंक्शन आएगा। अब ये दो लिक्विड्स किसके किसके हैं? आइए आगे कंटिन्यू करो इंग्लिश। two nitrate solution, equal volume of freshly prepared FeSO4 aqueous is added and concentrated H2SO4 is then added slowly from the side wall of the test. बस मतलब बेटा यहाँ पे पता है वो किसका सोल्यूशन बना रहा है? यहाँ पे कह रहा है देखो तुम नाइट्रेट आयन के सोल्यूशन को रखो और इसमें क्या डालो? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, FeS, yes sir. और फिर इसको टेढ़ा करके वॉल्स के थ्रू धीरे धीरे वॉल्स के थ्रू H2SO4 को बोलो कि गिरे। जैसे H2SO4 यहाँ मिलेगा, यहाँ बन जाएगा बेटा वो लिक्विड जंक्शन, और इस जंक्शन पे आप देखोगे कि ब्राउन रिंग फॉर्म होती जाएगी। हेलो, सर स्लोली क्यों डालते हैं? क्योंकि बेटा अगर तेज से कर दोगे तो ब्राउन रिंग डिसॉल्व हो जाएगा। भाई ये प्रेसिपिटेट कहाँ बन रहा है? ये प्रेसिपिटेट तो लिक्विड जंक्शन में बन रहा है। तो बेटा लिक्विड क्या एक सॉलिड को होल्ड कर पाएगा? हेलो, Yes sir. अगर होल्ड नहीं कर पाएगा तो ब्राउन रिंग नीचे आके खत्म होकर डिसॉल्व हो जाएगी। तो धीरे धीरे इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो सॉलिड बनता है, जो प्रेसिपिटेट बनता है, ये लिक्विड जंक्शन में बनता है। तो सर प्रेसिपिटेट तो सॉलिड होता है, तो बेटा अगर वो पपड़ी बड़ी बन गई, ज़्यादा बन गई, फटाफट डाल दी तो ज़्यादा बन जाएगी, ज़्यादा बन जाएगी तो नीचे बैठ जाएगी, भार के कारण बैठ जाएगी तो डिसॉल्व हो जाएगी। हेलो Yes sir. भाई, कोई भी सॉलिड में जब तक राम भगवान का नाम ना लिखा हो वो तैरता नहीं है पानी में, पता है ना? Yes sir. क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर तुमको, हालांकि हम पानी में अभी तैरा भी नहीं रहे, हम रिंग के बाउंड्री में देख रहे हैं, सरकमफरेंस में देख रहे हैं, लेकिन सरकमफरेंस में देखना भी ऐसा थोड़ी है कि बहुत आसानी से दिख जाएगा। तुमने तेजी से डाल दिया, तेजी बनेगा, पीपीटी करके नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठेगा तो घुल जाता है। चलो और बोलो। Sir से equation sir. पढ़ो, बिल्कुल इक्वेशन पढ़ो। NO3 minus aqueous plus 3Fe plus 2 aqueous plus 4H plus in equilibrium gives 3Fe plus 3 aqueous plus NO plus 2H2O. बस रुक जाओ, Fe
यहाँ पे देसी बात यह है बेटा कि नाइट्रेट आयन फेरस आयन से रिएक्ट करके फेरस आयन ऑक्सीडाइज होकर फेरिक बन जाता है, और नाइट्रेट आयन किस में रिड्यूस हो जाता है? NO में। NO ही लिखा है ना? ये फर्स्ट रिएक्शन, मतलब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट और नाइट्रेट आयन के बीच में रिएक्शन हो रहा होगा। ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रहता है, मतलब ये कुछ कुछ ये बना रहता है, कुछ कुछ ये रिएक्टेंट बचा भी होता है। हाँ, फिर अब क्या करेंगे इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के साथ? ऊपर से वॉल से धीरे धीरे H2SO4 डालेंगे। H2SO4 डालने से क्या होगा? आगे रिएक्शन पढ़ो। FeH2O whole 6 whole 2 plus aqueous plus NO gives FeH2O whole 5 बस इसका मतलब क्या है? रुक जाओ। इसका मतलब है इसका मतलब है बचा हुआ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बने हुए NO के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। मैंने बोला ना, रिएक्शन में तो दोनों होंगे, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है तो रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी, तो बचा हुआ रिएक्टेंट बने हुए प्रोडक्ट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग फॉर्म करता है। ये आपको केमिकल जानकारी हो गई। हेलो, Yes, sir. और बोलो। सर इसी के आगे थोड़ा सा लिखा हुआ है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बेटा एडवांस की बात है, ये एडवांस की बात है। एक्चुअली मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब पढ़ भी लेंगे तो भी जब आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कॉमन सेंस से निकालने जाओगे तो आपको इसके लिए एक फैक्चुअल बात पता होनी चाहिए, और वही फैक्चुअल बात वहाँ पे लिखी हुई है। तो शायद जहाँ मैंने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, वैसे पढ़ दो, उस रिएक्शन को पढ़ दो। सर नोट डरा हुआ है हाँ, आगे Fe के जेई लिखा है उस नोट में कि नहीं? यस सर लिखा है। बस, तो जेई वाली चीज़ बेटा छोड़ ही दो। लेकिन हालांकि जो बच्चे सामने देख रहे हो याद भी रखें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स Fe में कितने होते हैं? 3। ठीक है, बाकी इसके बारे में विस्तार से चर्चा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हो जाएगी, पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बढ़ने के बाद भी आपको ये चीज़ याद ही रखनी पड़ेगी। चलो आगे पढ़ो। सर हो गया। चलो हो गया। ग्रुप 15 यहाँ से ख़त्म होता है। ग्रुप 15 में और कोई दिक्कत हो तो बोल दो बच्चों। नहीं है। ग्रुप 16 में दिक्कत बोलो बेटा। बारी बारी सवाल पढ़ते जाओ बेटा, फिर अपन आंसर करते जाते हैं। बोल बेटा, पहला सवाल पढ़ो। ठीक है, कहता है इसमें से क्या इनकरेक्टली मैच्ड है, तो देखते चलते हैं। पहला है S8। बेटा सल्फर का S8 शायद हमने देखा भी है, पकर्ड क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है। हेलो हेलो, तो ये जो क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनता है ये शायद सल्फर सल्फर कोवेलेंट बॉन्डेड रहते हैं। हेलो, तो कोवेलेंट लैटिस ठीक लिखा हुआ है। आगे आगे बेटा, सर यही डाउट है कि कोवेलेंट क्या बेटा? सही होता पर इंटरेक्टिव मैच में आंसर है इसका। नहीं, यही डाउट है कि कोवेलेंट आवाज़ कट रही है बेटा। चलो मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। देखो, हमसे बोला जा रहा है इनकरेक्ट क्या है, तो सल्फर एसेट होता है, पकड़ क्राउन स्ट्रक्चर है, हाँ सर। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, हाँ सर। सॉलिड होता है, हाँ सर। तो एक बार बात लगती है कि ठीक है चलो कोवेलेंट सॉलिड होगा, और बाकी चेक कर लेते हैं। P4 टेट्राहेड्रॉन होता है, हाँ सर, पता ही है अपने को। हेलो, हालांकि इसमें अलग अलग है कि एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है किसमें, वाइट फॉस्फोरस में वो रेड बनता है तो खुल जाता है, पर हाँ मोरलेस टेट्राहेड्रॉन ही होता है। S5 2 S5 2 है कि क्या है ये? हेलो बेटा, नहीं आवाज़ नहीं आ रही बेटा। अच्छा सुनो, पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये तू कहीं JEE वाले सवाल तो नहीं है, नीट ईट वाले क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है? क्योंकि ये बोर्ड्स के हिसाब से तो ये जानकारी ज़्यादा है। हेलो, अरे जवाब तो दे भाई मेरे। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या डिक्रीजेस? सर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। किस में है बेटा? हाइड्राइड्स में किस में है? सर रिएक्शन टुवर्ड हाइड्रोजन। किसका रिएक्शन टुवर्ड हाइड्रोजन? सर ग्रुप
ग्रुप 16 का। एलिमेंट्स का। ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स, ग्रुप 16 होता है ऑक्सीजन मतलब H2O, H2S, ऐसे नीचे आते आते उससे टीपो H2 टीपो, है ना, टीपो पोलोनियम। हाँ, तो ये है हाइड्राइड्स। हाँ, इन हाइड्राइड्स के लिए क्या लिखा है बेटा अपन ने? सर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये समझना है आपको। तो वो लिखा है बेटा कि जो बॉन्ड एंगल है इनका वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। अभी ये कैसे करता है देख लेते हैं बेटा। कोई भी अगर ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो वो तो होगा E और एक H, दूसरा H। सर ऑक्सीजन फैमिली है तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 बचेंगे लोन पेयर। तो E में बॉन्ड पेयर हो गए 2, लोन पेयर हो गए 2, स्टेरिक नंबर हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ये एंगल होना चाहिए बेटा थीटा 109 डिग्री 28 मिनट पर। 2 लोन पेयर है तो लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है तो ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। हेलो यस सर। हेलो, यस सर। अच्छा, तो इतनी बात तो तय है कि एक एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से सबका कम होगा। अब कम होने के बावजूद हमें मज़ा नहीं आया। अब हम चाह रहे हैं हमको एक ट्रेंड बताओ सर। तो एक्चुअली इसका ट्रेंड सोचने का कॉमन सेंस ये है बेटा कि कभी भी हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल डिसाइड कौन करता है? ये ई में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा हुई, भाई हमको पता हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है ठीक है, लेकिन हमें पता है ई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ई के पास बढ़ेगी। बेटा ई के पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल तो ई के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। हेलो, यस सर। तो मतलब सर बॉन्ड एंगल उनके लिए ज़्यादा होगा जहाँ पे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है तो ऑक्सीजन जो है वो अपनी तरफ बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच के रखेगा, वेरेज नीचे पोलोनियम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम खींच के रखेगा। तो ये ज़्यादा खींच के रखेगा तो इसका एंगल ज़्यादा होगा, ये कम खींच के रखेगा इसलिए इसका एंगल कम होगा। हेलो, तो बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। हेलो यस सर। हेलो, ओके सर। और बोलो, बाकी लोगों को भी अपने नोट्स देखते जाओ। हाँ, कहाँ बेटा फिर से बता दे। ग्रुप 16 एलिमेंट्स में हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद ऑक्सीजन में फोर्थ पॉइंट, पढ़ दो। reducing nature of dioxides decreases down the group and in fact tellurium oxide is an oxidizing nature. बस बेटा ग्रुप 16 के डाइऑक्साइड्स की बात की जा रही है। ग्रुप 16 मतलब ई, डाइऑक्साइड मतलब EO2। सर ऑक्सीजन तो -2 के स्टेट में होता है, मतलब ई ज़रूर यहाँ पे क्या स्टेट में है? +4। हेलो, +4। अच्छा, ग्रुप 16 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो क्या डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है? हाँ, लेकिन क्या +6 का होना डाउन द ग्रुप चाहेगा ग्रुप 16 एलिमेंट होना? नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि +6 नहीं सर, स्टेबिलिटी +4 की बढ़ेगी डाउन द ग्रुप। हेलो, अच्छा, तो नीचे वाला जो +4 के स्टेट में होगा, यानी कि अगर ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहे हैं हम तो उससे टीपो, तो पोलोनियम का जो ऑक्साइड होगा क्या ये +4 के स्टेट में रहना चाहेगा? हाँ सर, रहना चाहेगा। अगर इसके रिड्यूसिंग नेचर की बात करें हम तो रिड्यूसिंग नेचर मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना और खुद को ऑक्सीडाइज करना। क्या ये खुद +4 से +6 में जाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। हेलो हेलो, यस सर। तो क्या रिड्यूसिंग मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना मतलब रिड्यूसिंग नेचर, सामने वाले को रिड्यूस करना मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करना। क्या नीचे वाले +4 से +6 में जाना चाहेंगे? नहीं, इनके कंपैरिजन ऊपर वाले जाना चाहेंगे। हाँ, क्यों? इनर्ट पर इफेक्ट। तो रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। दिक्कत बोलो। बस चलो और बोलो बेटा। पी ब्लॉक में क्लास नोट्स में और डाउट बोलो। नहीं है तो बोल दो हो गया सर, तो अब फिर मैं ये बच्चों के JEE के डाउट में आ जाऊँ।
बोलो भाई। नहीं है सर। नहीं है, हटा रहा हूँ बच्चों। अब बाकी लोगों, मेरे हिसाब से आपको अभी फ़िलहाल अपना दिमाग में गंद नहीं फैलाना चाहिए। जेई का गंद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक क्लास नोट्स याद नहीं है तो ये बाकी फैक्चुअल चीज़ें गंद कहलाती हैं। ये एक्चुअली हमको भ्रमित कर देती हैं, हम आगे सवालों को छोड़ नहीं पाते क्योंकि लगता है अरे यार ये भी तो सुना था और यार 4-5 मिनट भी वेस्ट कर देता है एग्ज़ाम के दौरान। और तो बोर्ड वाले बच्चों मेरे हिसाब से अब आप क्लास छोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर रहना है तो कहने, लेकिन हाँ कोई फ़ायदा नहीं करेगा बोर्ड्स के लिए, क्योंकि जब तक एनसीईआरटी नहीं याद है तब तक जेई के लिए भी फ़ायदा नहीं करेगा। क्योंकि जेई के लिए भी अगर आप बोर्ड की चीज़ें पढ़ के जाओ तो फिर भी आसान आसान सवाल खोजना आसान हो जाएगा आपके लिए। इधर उधर सब देखोगे तो किसी को छोड़ नहीं पाओगे, तो एक्चुअली टाइम भी लगाओगे और सवाल में -1 लेके निकलोगे। तो इसलिए बेटर यही होता है कि एनसीईआरटी तक स्टिक करो, चाहे आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो चाहे जेई के लिए कर रहे हो। हाँ, एनसीईआरटी एकदम रम गई हो, एकदम रट गई हो, एकदम वर्ड टू वर्ड आती हो, फिर आगे बढ़ो। चलो फिलहाल रोशन, Yes, sir. हाँ ये तेरे क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें एक्चुअली बेटा आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारियों की आवश्यकता पड़ जाएगी। देखो P4 तो टेट्राहेड्रन होता है, एनसीईआरटी से पता है। एसेट पकड़ क्राउन रिंग स्ट्रक्चर होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सल्फर जनरली सॉलिड स्टेट में भी होता है। अब वो कोवलेंट सॉलिड होगा कि नहीं होगा एक फैक्चुअल बात होगी, हाँ। पर अगर आप हिंट बोलो तो हाँ सर लग रहा है होगा, लेकिन फिर अगर नहीं हुआ तो फैक्चुअल डेटा में एंट्री करेंगे। जो S52- है, पहले ये बताओ ये S52- ही दिया हुआ है किताब में या जहाँ से भी आपने देखा है? Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो S52- के बारे में इसने, अगर हमको S52- बनाना ही है बेटा तो इसको बनाने का वही तरीका हो सकता है कि एक सल्फ़र, दूसरा सल्फ़र, तीसरा सल्फ़र, हाँ फिर और क्या साथ में जोड़ दूंगा मैं, इसका शेप अब फैक्चुअली जैसा भी हो, और आखिरी के सल्फ़रों में 2 ताकि इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए। तो ये जिगजैग हो सकता है, हाँ हो सकता है, होने को हो सकता है। अब ये है कि नहीं ये फैक्चुअल बात है, होने को हो सकता है हाँ सर। क्यों सर? ये सल्फर में सर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो सल्फर के रिस्पेक्ट में शेप बेंट है, VSEPR भी कंफर्म हो रही है, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये थर्ड भी अच्छा लगता है। और लास्ट है SiO2 बेटा। SiO2 एक कोवलेंट लैटिस है, ये P ब्लॉक में कार्बन फैमिली में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हेलो, इसे सिलिका कहते हैं। हेलो, Yes, sir. ये याद है. ये तो सॉलिड स्टेट में भी आपको पता है। तो सर ये तो करेक्टली मैच्ड है, पक्की बात हो गई। रुझान में मुझे ये भी सही लग रहा है क्योंकि क्राउन रिंग स्ट्रक्चर है, तो मैं भी तो जिगजैगी बनाते थे, यहाँ पे 5 लगा रहा है 8 नहीं है, तो ये तो सिंपल जिगजैगी होगा, लग रहा है ठीक मतलब। पर इसको क्लास में इंपोर्ट, नोट्स में इंपोर्ट कर लीजिएगा, नोट्स मतलब अपने जेई वाले नोट्स में। P4 टेट्राहेड्रॉन है, लगभग एनसीईआरटी ने बताया है। तो यार ये तो फिर कहानी फंस गई। तो फिर बेटा आंसर इसका बताओ क्या है? हेलो, क्योंकि यही इन, अगर बाकी सब सही लग रहा है तो ये इनकरेक्टली मैच्ड है, ये इनकरेक्टली मैच्ड, मतलब आंसर तो यही होगा, हैं? पहला ही है ऐसे. लेकिन बेटा फिर ये जानकारी है, देखो बाकी ऑप्शंस के साथ मैंने एलिमिनेट भरे कर लिया हो, लेकिन पहला प्राइमा फेसिया जब मैंने इसको देखा तो मुझे ठीक ही लगा था ये। हेलो, तो ये जानकारी डालनी पड़ेगी आपको अपना एक्स्ट्रा Yes, नोट्स sir. में। हटा दूँ, दिक्कत बची? No, sir. चलो, तो जानकारी है लेकिन इंपोर्ट करो। नेक्स्ट, अगला सवाल है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एस बॉन्ड इज बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग ऑक्सी एनायंस। तो बेटा ये तो केमिकल बॉन्डिंग से फोटो बना के हो जाएगा, जिसे आती हो ठीक है, जिसे नहीं आती हो आइए फोटो बनाएं। देखो बेटा सल्फर पे 2 ऑक्सीजन तो ऐसे ही लगे रहेंगे, है ना। अब इसने 2 माइनस बनाया है तो ये ऑक्सीजन हटा दें क्या? हालांकि क्योंकि माइनस तो ऑक्सीजन का ही हक है रखना यार। ठीक है, एक लोन पर छोड़ दो। तो अगर ये फोटो है बेटा S2O4 2- दिख रहा है सबको इतना? हेलो, Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे सल्फर बॉन्ड लेंथ बोल रहा है ना, तो यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर एक ही दिख रहा है मेरे को। हेलो, Yes, sir. अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये माइनस यहाँ आएगा, लोन पेयर यहाँ आएगा, और इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, और ये वापस जा सकता है। हाँ रेजोनेंस तो मान लो हो सकता है, पर चलो ठीक है। ये हो गया अपना एक फ़ोटो बेटा। नेक्स्ट,
दूसरा बनाता हूँ मैं, S2। अच्छा O एक्स्ट्रा हो गया ना, 5 हो गया, तो अब ज़्यादा हो गया तो बीच में डाल दो। हेलो, Yes. हमको यहाँ पे तो एस बॉन्ड एस बॉन्ड लेंथ, एस बॉन्ड एस बॉन्ड लेंथ ही नहीं है, मतलब सल्फर सल्फर बहुत दूर हो गया अगर आपको बॉन्ड लेंथ इसी से मतलब है। हेलो, Yes, sir. वैसे इसका जवाब आपको नंबर ऑफ, चलो एक बार ऐसे बेसिक से ही करते हैं, मतलब ऐसे ही देखते हैं ना। तो ये तो और दूर हो गया, हालांकि यहाँ तो बॉन्ड लेंथ बची नहीं, तो मतलब बहुत दूर हो गया। और O6 में भी बेटा, अच्छा O6 का तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा फिर, पता है ये शायद O6 तो एनसीईआरटी में है क्या? अच्छा ये भी ऐसा हो जाएगा नहीं? Yes, sir. तो मतलब बेटा सेकंड में सल्फर सल्फर की बॉन्ड लेंथ ही नहीं है, मतलब बहुत दूर होगा। हेलो, Yes, sir. बहुत दूर होगा तो सबसे हाईएस्ट ज़्यादा बॉन्ड लेंथ तो नहीं यार, बॉन्ड लेंथ तो जीरो हो जाएगी ना कायदे से, अगर बॉन्ड ही नहीं है तो। Yes, sir. भाई अगर दो लोगों के बीच में बॉन्ड है ही नहीं तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़ीरो, बिकॉज देर इज़ नो बॉन्ड। हेलो, Yes, sir. तो मिनिमम हो जाएगा 2, है ना? अब मिनिमम हो गया 2, अब बचा सर ये फर्स्ट और थर्ड में कैसे करोगे? तो बेटा देखो, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ बनेंगे वहाँ पे ज़्यादा बार सल्फर में डबल पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आने की टेंडेंसी होगी। हेलो, Yes, sir. और ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तब बन सकते हैं जब ज़्यादा पाई बॉन्ड की संभावना हो, क्योंकि मान लो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये आगे बढ़ा, ये मान लो, अच्छा यहाँ तो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा, ये तो रेजोनेंस में आ ही नहीं सकता यार। बच्चों, तो एक जगह से आ सकता है. कैसे आ सकता है? सल्फर कैसे आ सकता Pi है? sigma by. पाई सिग्मा पाई, अच्छा यहाँ से नहीं आ सकता ना बेटा, खाली डब्बे कहाँ हैं भाई? इसके 6 डब्बे यूज़ होगा, 1 2 3 4 5 6, और 6 Yes, sir. 6 डब्बे यूज, अच्छा नहीं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी तो है इसमें, नहीं आ सकता है। पाई सिग्मा पाई, हाँ बेटा आ सकता है। तो सुनो फिर, अगर आ सकता है क्योंकि एम्प्टी डी तो है ना यार सल्फर में। हेलो, Yes, sir. तो जितने ज़्यादा पाई क्लाउड होंगे उतना ज़्यादा रेजोनेंस होने की संभावना बढ़ेगी। हेलो, जितनी ज़्यादा संभावना होगी उतने ज़्यादा बार ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अटेन करेगा। हाँ नहीं, फिर यही ठीक है। तो इसमें क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कॉन्जुगेशन की, ज़्यादा रेजोनेंस लगेगा, ज़्यादा बार सल्फर के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा। हेलो, Yes, sir. तो सबसे छोटा 2, फिर 3 और बड़ा 1। देखो आंसर इस हिसाब से होना चाहिए, बॉम्बे चेक करो ये गलत है. आंसर क्या है बेटा? First है आंसर. सबसे अच्छा 1, फिर 2 और फिर 3। 1 और 3 में मतलब कहानी ठीक है, 2 बीच में आ गया, तो 2 का बेटा फिर अपन स्ट्रक्चर गलत बना रहे हैं। आओ 2 का स्ट्रक्चर में सल्फर बॉन्ड सल्फर ले आए, फिर एक में डबल बॉन्ड बना दीजिए ना. एक में डबल बॉन्ड वो जोड़ दिए सल्फर. लेकिन बेटा फिर ये रटा होना चाहिए ना मुझे। हेलो, Yes. तो अगर मान लो इसको ऐसा बना दिया है अपन ने, अपने को अगर ये पता है, तो सबसे ज़्यादा कंजुगेशन किस में हुआ बेटा? थर्ड में। हाँ. वो हो क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा थे, कंजुगेशन सबसे ज़्यादा हो सकता था। फिर सेकंड में और सबसे कम फर्स्ट में, तो ये आंसर ए सही हो गया। लेकिन अपने को फिर ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सबका। हेलो, Yes, sir. बस फिर आंसर हो जाएगा 1। स्ट्रक्चर्स इंपोर्ट कर लेना बेटा क्लास नोट्स में। हेलो, Yes, sir, कर ली. चलो आगे बढ़ रहा हूँ। सवाल है, व्हेन 100 ml ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन इज पास थ्रू टर्पेंटाइन ऑयल देयर वाज अ रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम बाय 20। मतलब एक्चुअली टर्पेंटाइन ऑयल बेटा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब केमिकली रिएक्ट करके ऑक्सीजन खींच लेता है। तो कह रहा है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन और ओजोन का मिक्सचर है, तो कुछ ऑक्सीजन ओजोन के रूप में होगी और कुछ ऑक्सीजन O2 के रूप में होगी। तो कहता है कि जब हमने टर्पेंटाइन ऑयल से, अच्छा टर्पेंटाइन ऑयल ये मैं मान के चल रहा हूँ O2 को खाता है केवल, है ना?
तो कहता है कि टर्पेंटाइन ऑयल वॉज रिड्यूस बाय वॉल्यूम, अच्छा रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन घट गई होगी, तो ओजोन और ऑक्सीजन में जो भी ऑक्सीजन होगी वो खा गई टॉन टर्पेंटाइन ऑयल, तो 20 ml वॉल्यूम घट गया उससे, मतलब 20 ml कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। कहता है 100 ml ऑफ सच अ मिक्सचर इज हीटेड व्हाट विल बी इंक्रीज इन इट, 100 ml ऑफ दिस मिक्सचर इज हीटेड, अच्छा कहता है अगर ऐसे 100 ml मिक्सचर को हीट किया अपन ने, व्हाट विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम। अच्छा पहले बेटा वो आपको ये बता रहा है कि एक मिक्सचर में ओजोन भी है और ऑक्सीजन भी है, और उसमें वो 100 ml में अगर ऑक्सीजन 20 ml है तो ओजोन 80 ml होगा, ये जानकारी पहले स्टेटमेंट से मिल गई है लो। यस सर। फिर कह रहा है कि अगर ऐसा ही मिक्सचर 100 ml का ऐसा ही मिक्सचर को तुम हीट करो तो इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगी। अब सर हीट करके होगा क्या, बेटा हीट करके होगा ये, टूट जाएगी। हाँ हीट करके होगा ये कि सारा का सारा ओजोन टूट के O2 बना लेगा, तो 2 ओजोन टूटेगा तो 3 ऑक्सीजन बनेगा। गैशियस स्टेट में बेटा कभी कोई रिएक्शन होता है, टेम्परेचर प्रेशर के बारे में कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मान लेते हैं सेम होगा, तो जो काम आप नंबर ऑफ मोल्स में कर रहे हैं वो वॉल्यूम में भी कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका अगर 2 ml टूटेगा तो इसका 3 ml बनेगा, हेलो। यस सर। तो मतलब इसका अगर 1 ml टूटेगा तो इसका 3/2 ml बनेगा, हेलो। यस सर। तो इसका अगर 80 ml मौजूद है तो 80 टूटेगा तो ये 80 इंटू 3/2 ml बनेगा, मतलब कितना बना ये 120। 120 ml ये बना, हेलो। यस सर। 80 ml से ये बन गया 120 ml, यस सर। तो कायदे से 40 ml बढ़ गया, यस सर। तो आंसर होगा 40 ml। 10 ml। क्या बेटा, सर 10 ml। अरे तो फिर एक काम थोड़ा सा ये सोचो बेटा, अगर मैं एक चीज उल्टी मानूं, मैं ये मानूं कि टर्पेंटाइन ऑयल ओजोन देता है, सवाल है सल्फर, अच्छा यार ये मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी यार, तो एक बार मैं फिर से कह दे रहा हूँ पिछले वाले सवाल के लिए कि टर्पेंटाइन ऑयल एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं ओजोन को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है पायरोगेलॉल। तो अगर आप ये मानोगे कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है तो 20 ml, सॉरी ओजोन एब्जॉर्ब हो रहा है तो 20 ml ओजोन हो जाएगा, अगर ओजोन 20 ml होगा तो 3/2 टाइम्स ऑफ 20 यानी कि 10 ml इंक्रीज होगा वॉल्यूम, है ना। तो इसमें आपको केवल जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसमें चेंज क्या है कि ओजोन जो है वो टर्पेंटाइन ऑयल से एब्जॉर्ब किया जाता है, ऑक्सीजन नहीं। ऐसा सोचोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो आखिरी में आता हूँ मैं, आखिरी सवाल इसका है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम। अब ये एक फैक्ट है क्या बेटा, एनसीईआरटी में ऐसी कोई जानकारी है SO2 के लिए हमारे पास, हेलो बोलना पड़ेगा, बोलो भैया। अरे सल्फर डाइऑक्साइड टॉपिक है ना ग्रुप 16 में, पन्ना पलटो ना, देखो ना, बोलो है कि नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड बीइंग अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा कुछ जानकारी है कि नहीं। इसमें ये जो मॉइस्ट SO2 behaves as good reducing agent। क्या बेटा, मॉइस्ट SO2 behaves as good reducing agent। अच्छा मॉइस्ट SO2 बिहेव एज गुड, reducing agent। अच्छा तो कह रहा है भैया रिड्यूसिंग एजेंट होता तो है, ये एनसीईआरटी ने लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी है, कह रहा है पावरफुल एल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा अच्छा है एसिडिक मीडियम के कंपैरिजन में। आइए रीज़न देखते हैं। कहता है सल्फर डाइऑक्साइड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड सल्फर इज प्रेसिपिटेटेड, रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एसिडिक मीडियम। यदि एसिडिक मीडियम की बात कर रहा है, मॉइस्चर की बात कर रहा है बेटा, इसका जो भी एक्सप्लेनेशन पहले बताओ, इसका आंसर क्या है, ये फैक्चुअल बात है पूरी पूरी। 2 मतलब एसर्शन रीज़न दोनों सही है पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें कहानी क्या लिखी हुई है, बोलो। यस सर।
कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है कहानी में कि कुछ नहीं दिया? नो सर। चलो कोई बात नहीं बच्चों, दोनों बात सही है। क्या इसको फिर इंपोर्ट कर लेना SO2 में ही जे या नीट डाल के। क्या सल्फर डाइऑक्साइड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, यह हमारा एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ है। ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा होता है, एसिडिक मीडियम में कम होता है, पहली बात। दूसरी बात, एक और फैक्ट है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 H2S के साथ रिएक्शन करता है मॉइस्चर की मौजूदगी में और सल्फर प्रेसिपिटेट हो जाता है। अगर इस रिएक्शन को देखो तो यहाँ पे सल्फर +4 के स्टेट में है और यहाँ पे -2 के स्टेट में। +4 से 0 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? रिड्यूस। -2 से 0 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे सल्फर ही ऑक्सीडाइज कर रहा है, सल्फर ही रिड्यूस कर रहा है। हाँ, तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों बातें सही हैं, ये आपको फैक्चुअली नोट से पता होनी चाहिए। अब सर SO2 ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट अल्कलाइन मीडियम में देन इन बेसिक मीडियम, ऐसा क्यों? इसका अगर मुझे पता है, बात सही है, तो मैं केमिकल बॉन्डिंग से एक्सप्लेनेशन ये ढूंढ सकता हूँ बेटा कि अगर तुम मीडियम एसिडिक कर दोगे ना तो सल्फर को एसिडिक मीडियम में एक्चुअली आपको पता है H2SO4 तो एक एसिड ही होता है। हेलो हेलो, यस सर। तो बेटा वो खुद क्या करेगा? अच्छा, +4 से +6 में जाएगा तो खुद ऑक्सीडाइज करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट तो होगा। खुद एसिडिक गैस है। दोनों एसिडिक मीडियम। तो फिर बेटा ये फैक्चुअली यही बात होगी कि भाई +6 एसिडिक मीडियम में उसको जब वो +4 से +6 में जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। नहीं यार, नहीं हो सकता। चलो ये मैं बाद में देख के बताऊंगा बेटा, कुछ फैक्चुअल रीज़न ही होगा, है ना। फिलहाल अभी अच्छा मेरे पास अभी इंग्लिश तो पढ़ी होगी, आप लोग कहीं जाना भी थोड़ी है। हाँ तो रुको, फिर अभी रुको, अभी बताता हूँ, आराम से कर, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़। ग्रुप 17 में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रही हो, पढ़ो। Fourth point, H2Cl2 react with water and hence are soluble in water, while bromine and iodine are sparingly soluble in water but are soluble in organic solvent. चलो तो सर ये एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा बेटा, आवाज़ खनखना रही तेरी, हम समझ गए हैं तू क्या पढ़ रही है। बाकी लोगों आपके सामने आपकी कॉपी भी होगी, मेरे सामने कोई कॉपी नहीं है, तो कोई और बच्चा इसको रीड कर दे साफ साफ। पहले मेरे को स्टेटमेंट सुना दो, कोई भी बच्चा। F2NCl हाँ पढ़ो, विशाल पढ़ो। F2NCl2 react with water and hence are soluble in while bromine and iodine are sparingly soluble in water but are soluble in organic solvent. बस हो गया? Yes sir. चलो हाँ, अब डाउट बोल दे बेटा। सर ये फैक्चुअल डेटा है कि इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन भी है? इसके पीछे बेटा बेटा देखो, रिएक्शन तो इसलिए कर ले जा रहा है ये क्योंकि X2 के केस में लोन पे रिपल्शन डोमिनेट करता है, तो ये तो टूट जाएगा, ये सबसे जल्दी वायलेंटली, ये थोड़ा सा धीरे धीरे, ये यहाँ लोन पे बहुत दूर है तो इसको दिक्कत नहीं है, तो पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्शन के लिए तो ये बात है। अब तो इसलिए ऊपर की चीज़ पानी में भाई रिएक्शन करने के लिए तुमको उसमें घुलना तो पड़ेगा ही, तो तुम हालांकि घुलने के पीछे फिजिकल प्रॉपर्टी रीज़न नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी रीज़न है कि हम रिएक्ट कर जाते हैं, तो F2 और Cl2 के पीछे तो रीज़न ये हो गया। अब Br2 और I2 पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो फैक्चुअली ये तो हमको समझ में आ ही रहा है कॉमन सेंस से। अब जो बेटा फिर इसको काउंटर देख लो ना बेटा, जो चीज़ पानी में नहीं घुलती वो चीज़ क्यों नहीं घुलती? क्योंकि नॉन पोलर है, और नॉन पोलर चीज़ किस में घुलेगी? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो उसमें घुल जाएगा। और ऊपर वाली चीज़ है वो भी नॉन पोलर, लेकिन सर वो कैसे घुल रही है फिर? बेटा वो रिएक्शन कर रही है, वो घुल नहीं रही है। हेलो, रिएक्शन करने के लिए घुल रही है। हेलो, तो ये हो गया बेटा, एक्सप्लेनेशन है कायदे से। और बोलो, नहीं समझ में आता? नहीं आ गया। चलो और बोले कोई बच्चा।
ग्रुप 15, 16, 17, 18। चलो भैया, फिर कल के टेस्ट के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अच्छा करना और पढ़ लो बेटा। अभी मान के चलो, देखो पी ब्लॉक बहुत लोगों को बहुत कठिन लगता है चैप्टर। कठिन लगने का रीज़न है तो ये यार मास्टर इतना सारे पन्ने कैसे पढ़े यार, रटा ही नहीं रहा, ये सबको होता है। लेकिन बेटा मैं शायद ये शुरू से बोलता आया हूँ, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं जान के नया पढ़ाने के पहले पिछला रीड कराता था। उसका केवल और केवल रीज़न ये है कि मुझे लास्ट के सबके एंड रिजल्ट्स पता होते हैं कि सब बाल नोचोगे कि सर बहुत आसान है, रटता नहीं यार, लेकिन कैसे रटे यार इतने सारे पन्ने। और बेटा इसका एकमात्र जवाब है रीड करते रहना। जिसने किया होगा शायद वो इसके महत्व को अब बहुत ज़्यादा समझ पा रहा होगा, बहुत खुश होगा। और जिसने नहीं किया बेटा उसके लिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप यही कह सकता हूँ बेटा पढ़ो और क्या हो, है ना। तो अभी भी समय बचा है तो, लेकिन कल के पेपर के लिए इतनी शिद्दत से पढ़ो तो क्या पता मज़ा ज़्यादा आ जाए, है ना। तो आप मेन पेपर अच्छा कर पाओ, ठीक है। तो चलो बच्चों पढ़ाई करो, तब तक के लिए बाय बाय। ये आप